कल सैम दीदी ने व्लॉग की जगह अपना बीटीएस का वीडियो डाला था। आज भी एक तरह का बीटीएस ही डाला है, जिसका नाम रखा है उन्होंने फर्स्ट शूट आफ्टर बेबी। भी पहले शूट हो चुका था, लेकिन वो डाला आज गया है। राजीव खंडेलवाल का एक शो आता है तुम हो ना, उसी प्रोग्राम में गई थी और उस प्रोग्राम में कैसे एंटर हुई, क्या हुआ, उस सब के बारे में एक व्लॉग डाला है। देखिए, चाहे पुराना ही क्यों ना हो, लेकिन बिना बेबी के तो इनका शॉट हो ही नहीं सकता, आई मीन व्लॉग नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर डाला भी है कि फर्स्ट टाइम वो बाहर निकली हैं शूट के लिए बेबीज आने के बाद। देखा जाए तो रेगुलर मदर तो है नहीं, लेकिन अभी मदर हैं और मदर बनने के बाद में वो फर्स्ट टाइम शूट के लिए बाहर निकली। इस व्लॉग ने तो कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ऐसे खड़े कर दिए कि कल ही उनका एक गाना रिलीज हुआ था और उस गाने में लोगों ने बिल्कुल भी इन्हें पसंद नहीं किया और बहुत ज्यादा इनकी ट्रोलिंग हुई। लोग अब कंपेयर कर रहे हैं कि कल क्या था और आज क्या था, कल वाली सैम दीदी कैसी थी और आज वाली सैम दीदी कैसी हैं। अलावा भी कई और पहलू सामने आए जब ये प्रोग्राम देखा जो कि इन्होंने वहां पे शो में किया था। शो में ये एक गाना सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। शो में इन्होंने रूटीन तरीके से अपनी प्रेगनेंसी का जो भी स्ट्रगल था उसके ऊपर भी बात करी। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कल के गाने में जो उनकी ट्रोलिंग हुई, उनको नापसंद किया गया, उसमें उनका कितना हाथ था। तो हर कलाकार अपना 100% देता है और कोई ये नहीं चाहता कि उसकी ट्रोलिंग हो या उसका गाना अच्छा ना चले, लेकिन उसके बाद में भी कुछ चीजें हिट हो जाती हैं और कुछ चीजें फ्लॉप हो जाती हैं। और फ्लॉप और हिट के बीच का जो अंतर है, यही एक वो चीज होती है जो कलाकार समझना चाहें तो उनको उनके व्यूअर्स ही समझा सकते हैं। इसलिए इन चीजों को कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाहिए। ये हमेशा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होते हैं। जो बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना कमेंट करने के लिए, आपने ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, लेकिन सच पूछो तो ये जो क्रिटिसिज्म होते हैं ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होते हैं। अगर आप इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वो पॉइंट जो कि हाईलाइट है कल वाले गाने में, जहां मैडम के यानी कि दीदी के लुक के बारे में बहुत ज्यादा ऐसी बातें हो रही थी कि उनका वहां मेकअप सही नहीं था, उनका वहां ड्रेस सही नहीं था। मैडम को गाने का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था जेंजी वाला, वो कॉन्सेप्ट ठीक नहीं था, लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि मैडम को जिस तरह की ड्रेस पहनाई गई थी वो ड्रेस भी ट्रोलिंग का कारण बनी, क्योंकि इस तरह के चमक चमक वाले कपड़े आज की डेट में कौन जेंजी पहनता है, और उसमें भी भाई ऐसे कपड़े पहनाना जिसमें आपके जो इनर वियर हैं वो भी दिखाई दें। सब ने उस गाने को बहुत ज्यादा चीप बना दिया था। लेकिन दूसरी तरफ आज जो इनका प्रोग्राम आया है, या फिर ये कहिए कि जो इनका बीटीएस आया है शो के लिए, उसमें लोगों ने बहुत पसंद किया। रियली बता रहा हूँ, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा जिस तरह से इन्होंने ड्रेसअप किया और उसके बाद वो मेकअप किया। वो सब जो है कल और आज में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो सबसे बड़ा ये कि जिस एज को ये बिलोंग करती हैं उसी एज के हिसाब से इन्होंने साड़ी या ड्रेस सेलेक्ट की। अब ये तो मैडम ने बोलना ही था कि भाई कितना मेरी ड्रेस लूज हो गई है, तो वो ब्लाउज बार बार दिखा रही है कि देखो देखो ये इतना ज्यादा लूज हो गया था, अभी देखो ये ऐसा हो गया है। तो वो किसी हालत में भी ये भूलने नहीं देना चाहती लोगों को कि देखो मैंने वर्कआउट करके या कुछ भी करके मैंने अपना वेट लूज किया है और मैंने अपने फिगर को पहले से बेटर किया है। और ये अच्छी चीज भी है, कोई बुरी चीज नहीं है भाई। अपने आप को हेल्दी बनाना, अपने आप को फिट बनाना, ये सबसे अच्छी बात होती है। बट उसको हर समय गाते रहना ये अच्छी बात नहीं होती है। पहले तो जब मैडम वहां पर पहुंची तो वहां पर बहुत सारे पेप्स मिले। उसके बाद में एक बहुत बड़ी बस में एक बहुत ही शानदार वैनिटी बस इनके लिए तैयार थी। डोंट नो, मतलब जो दूसरे कंटेस्टेंट थे क्या उनको भी इतना सब दिया गया होगा या फिर उनको ऐसे कमरे में बैठा के सब लोगों को एक साथ मेकअप करा दिया गया होगा। इनको जो वैन मिली थी वो बहुत ही शानदार वैन थी। दूसरी तरफ इनकी जो अपनी मेकअप आर्टिस्ट है यानी नीतू, जिसके साथ में ये बहुत टाइम से जुड़ी हुई है, उसने वाकई में बहुत ही अच्छा मेकअप दिया। अब देखिए यहाँ ड्रेस सिलेक्शन ठीक था, यहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो भी इनकी अपनी थी जिसने एक अच्छा लुक दिया। उसके अलावा एक एसी एनवायरनमेंट था जिसमें ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो सकी। और उसके बाद में जो प्रोग्राम जहाँ पर हुआ था वहां पे भी डेफिनेटली पूरी तरह से एयर कंडीशन ही होगा। मैं ये अच्छी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल वाला जो शूट था इनका, यानी जो गाना था जिसका इन्होंने बीटीएस डाला था, वो शूट किया गया था दोपहरी में, भरी दोपहरी में, यानी 12-1 बजे से शूट करना शुरू हुआ और शाम को यानी रात को 8 बजे तक शूट हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी गर्मी के माहौल में वो भी डांस करना और उसके बाद में ये जो इस तरह के कपड़े पहनना और उसके बाद में जो मेकअप जो दिया गया था, ओफो, मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, इतनी गर्मी में उस तरह का मेकअप
तो वहाँ सारी चीजें ही देखा जाए तो नेगेटिव जा रही थी, वहां पे सारी की सारी चीजें वीक थी या के लिए एडवर्स जा रही थी, और यहाँ सारी चीजें बिल्कुल पॉजिटिव थी। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एक कलाकार के पीछे कुछ और चीजें भी होती हैं और वो चीजें बहुत मायने रखती हैं, और यहाँ साफ साफ इसका अंतर समझ में आता है। तो मेरी तरफ से दीदी उतनी ज्यादा दोषी नहीं है कि वो कल क्या लुक क्या आ रहा था और आज का लुक क्या आ रहा है। इसमें जो प्रोडक्शन हाउस होता है, जो डायरेक्टर होता है, जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर होता है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपने किस तरह का कॉन्सेप्ट लिया है और किस तरह का आप दिखाने जा रहे हैं। वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल फ्लॉप कॉन्सेप्ट था। इसमें गाने के अकॉर्डिंग ना तो ड्रेस चूज की गई थी, ना वेन्यू चूज किया गया था, लोकेशन चूज की गई थी, और ना ही कॉस्ट्यूम चूज किया गया था। मेकअप और बाकी चीजों का तो क्या ही गए। तो ये एक तरह से पूरा का तरह एक फ्लॉप शो टाइप का था। देखिए चाहे लो बजट बेशक हो, क्योंकि कल ऐसे कमेडी बहुत आ रहे थे कि भाई ये लो बजट सॉन्ग था इसलिए ये सब ऐसा हुआ। भाई लो बजट की अगर कंपैरिजन करें तो इनका अभी अभी एक और गाना रिलीज हुआ था कमरिया वाला, और वो कमरिया वाला गाना मैंने कल भी अपने पॉडकास्ट में ये कहा था मच मच बेटर था जो ये गाना कंगना वाला रिलीज हुआ है उससे। मैडम का मेकअप, मैडम की ड्रेस, मैडम की डांस, मैडम की लाइटिंग जो पीछे दी गई थी, और गाना, ये सारी चीजें ही एक कुल मिला के बहुत अच्छी थी। इसमें वो गाना बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था। अब उसका बीटीएस तो हमने नहीं देखा कि वो किस कंडीशन में कैसे शूट हुआ था, लेकिन समझ में तो आता है ना, यहाँ का बीटीएस जो था वो बीटीएस ही बता रहा है कि वो गाना कितनी तकलीफ में, कितनी प्रॉब्लम्स में इन सब में शूट किया गया। अब हो सकता है प्रोडक्शन हाउस के पास में ज्यादा पैसे ना हो जिससे वो बाहर की किसी लोकेशन यानी लोनावाला या किसी ऐसी जगह की लोकेशन उन्होंने शूट नहीं करी और मुंबई में कहीं पे शूट कर लिया जहां ऑलरेडी इतना ज्यादा गर्मी का मौसम चल रहा था। तो चलिए लोकेशन की बात को हटा भी देते हैं, क्योंकि कमरिया वाला गाना जो है उसके लिए भी कोई बहुत बढ़िया लोकेशन, ठंडी लोकेशन या इस तरह की चूज नहीं की गई थी। लेकिन दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो लो बजट में भी आप एक अच्छा सॉन्ग बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस, जो लोकेशन चूज की गई, जो डांस चूज किया गया, जो कॉस्ट्यूम चूज किया गया, मतलब एक एक करके चीजें जुड़ती चली गई और सारी की सारी चीजें नेगेटिव की तरफ चलती चली गई। तो इसलिए इन दोनों के कंपैरिजन से अच्छा समझ में आता है कि जहां उतनी गलती उनकी थी, सबसे ज्यादा गलती उनकी थी, तो वहां कुछ ना कुछ गलती तो भाई दीदी की भी रही है। क्यों? क्योंकि ये भी अपने आप में सिलेक्ट कर सकती थी कि जो मुझे लुक दिया जा रहा है, मुझे जो मेकअप किया जा रहा है, मुझे पसंद है या नहीं है, मैं उसमें ठीक दिखाई दे रही हूँ नहीं। लेकिन वहां तो ये बहुत खुश दिखाई दे रही थी, देखो देखो क्या शॉट दिया है, मैं कैसा लग रही हूँ, मैं कैसा दिख रही हूँ। क्योंकि इनके एक्सेप्टेंस के बिना तो ये गाना शूट भी नहीं होता। तो इन्होंने खुद वो मेकअप प्रीफर किया और कहा भी कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, डार्क टोन वाला मेकअप जो ज्यादा बेटर लग रहा है। इसी तरीके से उन्होंने ड्रेस और इन चीजों को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया। मानते हैं लोकेशन उनकी चूज की नहीं थी, लेकिन बात तो की जा सकती थी। और दूसरी बात यह है, जब इनके पास में इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है जो इनका इतना अच्छा मेकअप करती है और कई बार ऐसा किया है, तो आप उसको भी चूज कर सकते थे कि नहीं मेकअप आर्टिस्ट मैं लेकर आऊंगी। क्योंकि लुक, जो आर्टिस्ट का लुक जो है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है। आपका आगे आने वाले टाइम में आपको कितने और ज्यादा ऑफर आएंगे, चांसेस मिलेंगे, ये इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत गलती इनकी भी थी इसके अंदर। एवी भैया को तो क्या ही कहें, उनके मुंह से तो साफ लग रहा था जैसे वो डिससेटिस्फाइड है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और इसलिए उन्होंने कैमरे के ऊपर तारीफ भी नहीं करी और पीछे भी तारीफ नहीं करी होगी, ये पक्की बात है। क्योंकि लोग बाग तो कैमरे के ऊपर झूठ बोलते हैं, लेकिन भाई वो पीछे भी झूठ नहीं बोल सके। और अगर उन्हें इतनी समझ थी, वो क्यों करके चुप कर गए इन सब चीजों के लिए। ये लौट कर आज वाले व्लॉग पर आ जाते हैं जो आज वाला डाला। तो मैडम का ये कहना कि भी मेरे ऐसे करके ड्रेस लूज होगी, ये तो हर व्लॉगर की कहानी है। वो हमेशा यही दिखाने की कोशिश करता है कि मैं पहले से फिट हूँ और अच्छी हूँ। और देखो इसमें तो वो जो हमारी आईबी वाली हैं यानी कि डब्बा भी यही करती है। उसने तो एक नया ही एंगल दिखा दिया कि भाई कैमरे का अगर आप जो परसेंटेज बदल देते हो, कैमरे का 0.5 पे करते हो या फिर उसका एंगल जो है 1 पे ले आते हो, तो आप पतले और मोटे हो जाते हैं। अरे भाई पास और दूर होता है, उससे मोटे पतले नहीं होते हैं। वो नई नई बातें उसने शुरू कर दी, क्योंकि वो भी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा ट्रोल होती है कि वो इतना ज़्यादा हेल्दी होती जा रही है। अब हेल्दी कहूँगा मैं, भाई बुरा कहूँगा तो फिर और ज़्यादा मेरे ऊपर आप भड़कने के लिए आ जाएंगे। आप समझ जाओ, ज़्यादा हेल्दी मतलब ज़्यादा क्या।
मैं तो यही कहूँगा कि मैडम के लिए यानी दीदी के लिए कि उनको जेन ज़ेड बनना ज़रूरी नहीं था, मतलब ऐसा दिखना ज़रूरी नहीं था। जबकि वो खुद बहुत खूबसूरत हैं, तो वो उस तरीके से अपने नॉर्मल रोल में भी ये सब चीज़ें कर सकती थी। चलिए अब प्रोग्राम के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रोग्राम में तो मैडम हारी ही हारी हैं, जो भी इन्होंने गेम खेले उसमें ये किसी में भी नहीं जीत पाईं। हाँ, ये जो शो था ये बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन्स या फिर जिन्होंने अभी-अभी बच्चों को जन्म दिया है, ये उनके साथ में था। उसी कैटेगरी में एज ए सेलिब्रिटी दीदी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। हाँ, वो हार गई तो हार का दोष किसी ना किसी पे तो देना ही है। जैसे कि हमारी डब्बा देती है कि जब उससे खाना खराब हो जाता है तो कुकर का दोष हो जाता है। कभी जो है सब्जी बना रही है, जो भी चीज़ बना रही है वो खराब हो सकती है। और कभी-कभी वो ये कह देती है कि गैस ये तुमने जलाई थी इसलिए खराब हो गया। तो उसके पास कोई ना कोई बहाना सेलेक्ट रहता है। दीदी ने भी प्रेजेंटर था यानी राजीव खंडेलवाल, उसके ऊपर दोष मढ़ दिया कि जो उसने मेरे को हरा दिया और वो मुझे जिता सकता था लेकिन उसने हरवा दिया। अपना मन रखने के लिए यहाँ पर भी अपनी सुपीरियरिटी दिखा दी। मैंने उसको बहुत खींचा है आज, मैंने उसको बहुत खींचा। मैंने प्रोग्राम देखा उसमें मुझे कहीं भी नहीं लगा कि इन्होंने राजीव खंडेलवाल की कोई खिंचाई करी है। चलो भाई, बड़ा बनने की है तो इसलिए जो ना वो कहीं ना कहीं अपनी खींच तो मिटानी थी। एक चीज के ऊपर इसके जो ब्लॉग आया था, ये वाला ब्लॉग जो आया था आज का, सारी जनता यानी जो कमेंट कर रहे थे वो दो भागों में बटे हुए थे। एक भाग वो कह रहा था कि तो दीदी को ये कहना कि मैं तुम्हें बच्चे को नहीं दिखाऊंगी। इसके ऊपर बहुत सारे लोग ऐतराज उठा रहे थे कि जिसने इसकी गोद भरी और जो इससे इतना प्यार करती है। एक टाइम ऐसा था कि इसकी आंखों में आंसू आए थे इसी बात के लिए। तो मतलब जो आपके लिए ये दुआ कर रही थी, जिसने गोद भर के ये मांगा था कि आपकी गोद भर जाए, आपके बच्चा आ जाए, उसके लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं बच्चे के चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा, वो भी जो कि आपके इतने नज़दीकी हो। तो लोग वहाँ पे तरह तरह के कमेंट इस तरह कर रहे थे और इसमें ये भी कह रहे थे कि जब आप अपने घर में आने वाले जो बाकी लोगों को उसका चेहरा दिखा सकते हो तो ऐसी किसी लेडी को क्यों नहीं दिखा सकते जो आपकी बहुत ज़्यादा वेल विशर है। लोगों ने ऐसे कमेंट भी किए थे कि भाई जब बच्चा हो जाता है तो बहुत सारे लोग अपने घर पे मिलने आते हैं, वो मिठाई मांगते हैं और बच्चे को देखना चाहते हैं। और बच्चे को देखने का मतलब ये होता है कि उसके लिए जो गिफ्ट, पैसा, जो भी कुछ देना चाहते हैं, शगुन देना चाहते हैं, वो बच्चे को ही देना चाहते हैं। बच्चे की माँ को, बच्चे के बाप को, बच्चे की दादी को, उन सबको नहीं देते हैं। सब कौन कौन किसको देते हैं? बच्चे को ही देते हैं। तो इसलिए वो बच्चे की डिमांड करते हैं और घर वाले उसके सामने उस बच्चे को लेकर भी आते हैं। ऐसे में जो रिश्तेदार यानी जो आपके वेल विशर्स आपके घर तक चलकर आते हैं वो बच्चे के दर्शन करते हैं। बच्चा बाहर नहीं निकाला जाता कि भी वो गली में घुमा रहे हैं या ये कर रहे हैं, उसको कुछ दिन बाद में ही बाहर निकाला जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कहता कि इससे नज़र लग जाएगी और उससे नज़र लग जाएगी। और यही कहना था भाई, इनके बहुत सारे जो भक्त है वो आगे पूरी की पूरी बारात लेके, और उन्होंने अच्छे खासे कमेंट किए इसके ऊपर। और उनका कहना ये था कि भाई जब सारे सेलिब्रिटी ऐसा करते हैं तो इसने कर दिया तो क्या हुआ, क्यों करके तुम इसके पीछे पड़े हुए हो। इस पे एक ही जवाब देना चाहूंगा, अगर बहुत सारे लोग बुरा कर रहे हैं, आपको बुरा करना चाहिए या फिर अच्छा करने वालों का साथ देना चाहिए। इससे ज्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। मैं अगले टॉपिक को लेता हूँ। प्रोग्राम में अचानक ही जो मैडम ने यानी कि दीदी ने एक सवाल पूछ लिया और वो सवाल ये था कि इफ़ यू आर ए प्रेग्नेंट, तो बस वहीं गाड़ी रुक जाती है और वहीं से शुरू हो जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? कॉन्टेस्टेंट से ये सवाल किया गया था, अब उसने ये जवाब दिया, यस आप जो कह रहे हो वो सही है कि हम लोगों को नॉर्मल नहीं समझा जाता और हम जबकि सारे घर के काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम बाहर और बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हमको इस तरीके से बना दिया जाता है। लंबी चौड़ी इस सब के ऊपर बात की गई, बाहर और अंदर के बारे में। ये भी कहा गया कि पैम्परिंग के नाम पे जो ये कहा जाता है कि बस बिस्तर पे लेटे रहो, आराम करो आराम करो, वो उससे ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छा है कि आप काम करते रहो। और जितना हो सके, फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते वो ये कह रही है कि जितना ज़्यादा आप करोगे, जितनी एक्सरसाइज करोगे, जितना काम करोगे, उतना आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे दौर से गुजरेगी और आपकी डिलीवरी भी अच्छी होगी। इस बार तो इनकी प्रेगनेंसी वैसी नहीं थी, लेकिन उनका इशारा उस तरफ था जो इससे पहले इनकी प्रेगनेंसी हुई थी और उसके बाद में मिस कैरेज हो गया था। उसके बाद में दीदी रोने लगी गाना सुन के, जो कि माँ के ऊपर गाना था। उसको देखकर वो अपनी माँ और अपने पापा उन सबको याद करने लगी और रोने लगी। तो
टॉपिक चेंज करने के लिए रोहित ने उनके बच्चों के बारे में बात कर दी कि देखिए इनके बच्चे आए थे, तो वो ही सब वहां पे रील चला दी गई जो कि इन्होंने हो हल्ला किया था ऑपरेशन थिएटर में, यानी डिलीवरी रूम में जिस तरह से उन्होंने हो हल्ला किया था वही सब रील चला दी गई। और उसके बाद में मैडम ने फिर अपनी वही सब स्टोरी सुनानी शुरू कर दी कि कितने 10 साल लगे, किस किस तरह का दौर गुजरा। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैडम का जो ये उदाहरण है ये अपने आप में अनूठा है। जब फर्स्ट व्लॉग हमने इनकी प्रेगनेंसी आई मीन डिलीवरी के ऊपर बनाया था उसमें हमने यही कहा था कि भाई कुछ भी कह लीजिए 46 एज में आकर ये सब करना और जिस तरह से स्ट्रगल किया इन्हें, ये कम से कम दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण है कि जिनको आज तक कुछ नहीं मिला है वो अपनी आस ना छोड़ें, उम्मीदें ना छोड़ें और खुदा पे, अपने भगवान पे, अल्लाह पे विश्वास रखें। एक ना एक दिन वो उनकी ज़रूर सुनेगा और हार मान के बैठने से आपको कभी भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बट ये स्टोरी बार बार आना ये प्रोग्राम के लिए भी अच्छा है, वे प्रोग्राम में भी इमोशनल चीज़ों को देखा जाता है, उससे और प्रोग्राम ज़्यादा हिट होते हैं। सिंपैथी और ये सब चीजों को काउंट किया जाता है। भाई सैम दीदी को क्या ही बोलें, ये तो जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर हैं ये चुन चुन के ऐसी चीजें लेकर आते हैं और जो इस तरह के नहीं होते हैं उनके घर तक की चीजें लेकर आते हैं और फिल्माते हैं और दिखाते हैं कि देखो कितने इमोशंस हैं इनकी जिंदगी में। तक हुआ है कि जिनकी जिंदगी में कोई इमोशनल मोमेंट नहीं भी होता तो फालतू में एक स्टोरी डाली जाती है, उसको शूट किया जाता है और उसके बाद में प्रोग्राम में दिखाया जाता है क्योंकि इमोशनल एंगल तो दिखाना है। ऐसा तक इन प्रोग्राम्स में किया जाता है, चाहे वो केबीसी क्यों ना हो चाहे या फिर कोई और प्रोग्राम क्यों ना हो। इतने स्तर के प्रोग्राम में भी इस तरह की चीजें जानबूझकर डाली जाती हैं। अच्छा दीदी यहाँ पे भी लोगों को थैंक्स बोलते बोलते कि भाई जो भी कुछ हुआ लोगों ने दुआएं दी ये सब दी है, तो वहां पे भी हेटर्स को बात करना भूली नहीं, वहां पर भी इन्होंने जाते जाते बोल ही दिया। लोग मुझको बुरा कहते थे और जो मेरे को बुरा बोलते थे तो यहाँ पर भी उन्होंने बोलने से बाज नहीं आई। जबकि देखा जाए तो जैसे ही इनके बच्चे हुए थे भाई सब लोगों ने, मैं नहीं मानता कि किसी ने इनको हेट किया होगा या इनको बुरा कहा होगा। जो इनको नहीं भी देखता उन लोगों ने भी उनके व्लॉग देखे क्योंकि भाई जितने इनके सब्सक्राइबर नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा व्यूज़ आए। अब आप समझ सकते हैं कि जो सब्सक्राइबर नहीं है फिर भी अगर देख रहे हैं, मैं मानता हूँ कुछ हेट वॉच भी होती है कभी कभी, लेकिन उस हेट वॉच के बाद में भी इतने गुना व्यू आना तो ये सारी चीज़ें हेट वॉच और इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया और बहुत ज़्यादा इनको बधाइयाँ भी दी इस बात के लिए कि भाई इनके बच्चे हुए हैं, इतने टाइम में हुए हैं, तो इनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये मैं तो ये कहना चाहूँगा अब दीदी को कम से कम ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप साइड में रख देनी चाहिए क्योंकि कई बार जो आपको क्रिटिसिज्म जो किया जाता है ना वो आपको सुधारने के लिए या आपको रास्ता दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे इनके सारे के सारे आ जाते हैं ना लड़ने के लिए, तो वो उसको अगर पॉजिटिव लोगे तो जिंदगी में इस तरह के मौके नहीं आएंगे। जो मैडम की तरह जो गेट लॉस्ट बोल देगा तो एक बार अगर व्यूवर्स आपके गेट लॉस्ट हो गए तो वो पुराने व्यू और वो वाला लेवल अचीव नहीं होता। अब अच्छी बात है कि आप उस लेवल पर चल रहे हो कि जो आपका जो लेवल था इससे पहले वाला उससे बेटर, उससे कई गुना बेटर आपके व्यूज आ रहे हैं, तो इसको मेंटेन करना आसान नहीं होता। तो इसलिए इन चीजों में कम से कम इस हेट वॉच से, इस तरह के नेगेटिव कमेंट से बचना चाहिए। और लास्ट करने से पहले एक बहुत अच्छी बात जो कि बोलते हुए भी अभी थोड़ा सा दिल भर आया था और रियली हार्ट टचिंग मोमेंट था। एक फैन वहां पर बाहर मिली थी शो के बाहर, साथ में कुछ स्पेशल चाइल्ड्स को लेकर आई थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए उससे बोला भी नहीं जा रहा था, वो लिटरली रो रही थी। भाई ये सब देख के लगता है कि लोग अपने हीरो से, अपने आइकन से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतना ज्यादा अटैचमेंट होता है, वो अपने आप को उनके सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। जैसे वो रो रही थी, ने बहुत ही अच्छा गेस्चर दिखाया, उसको कंसोल किया, उसके बाद में उसके लिए पानी डिमांड किया, उसको पानी पीने के लिए कहा, उसको बोला नहीं मैं यहीं पे ही हूँ, आपके साथ हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, आप घबराओ नहीं। उसके बाद में उनके साथ में फोटोग्राफ्स वगैरह भी खिंचवाए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कुछ अच्छा करती है और शायद उसके बोलने से लग रहा था, आई एम सॉरी अगर मैं गलत समझ पाया हूँ, कि वो खुद भी एक स्पेशल चाइल्ड की तरह से बड़ी हुई है। फिर ये उसकी भावनाएं थी कि वो ठीक से उस तरीके से नहीं बोल पा रही थी, तो मेरे समझने में फर्क हुआ। बट मुझे लग रहा था कि उनको कहीं ना कहीं कोई शायद मदद की भी जरूरत है, उनको पूछना चाहिए था ये स्पेशल चाइल्ड आपके साथ में इतने हैं वो कैसे हैं, क्योंकि वो जो कह रही थी वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। और अगर हो सकता है तो कुछ भी इसको हेल्प करने के लिए एटलीस्ट उसे प्रॉमिस करना चाहिए था या कहीं मिलवा देना चाहिए था अपने किसी एनजीओ से या किसी उससे। भाई अगर कोई आपको इतना ज़्यादा प्यार करता है और उसके
उसकी हालत इस तरीके की है, या फिर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है कि दूसरे के बच्चों को या दूसरे बच्चों को बहुत हेल्प कर रहा है, तो भाई आपका बनता है कि उसमें कुछ कुछ आप भी कंट्रीब्यूशन दो। पोजीशन क्या थी वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जितना हमने देखा उतना ही बात कर सकते हैं। इस पॉजिटिव नोट पे मैं ये आज क्लोज करता हूं कि हमको इन सब लोगों का, और जो भी जिससे जो मदद बनती है इनसे और बाकी और लोगों से, कहीं पे भी आप किसी को परेशान देखें, कुछ भी देखें, तो अपनी तरफ से जो मदद बनती है वो आप करिए। हमेशा अपने मन में ये अच्छा रहेगा कि मैंने किसी की मदद करी, भाई उससे जो है आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा, और ऊपर वाला देखने वाला भी कहीं ना कहीं आपको मदद करता है। चलिए इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं यहाँ खत्म करते हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी बात अच्छी लगी हो या आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।